नमस्कार। हम पढ़ा रहे हैं नेट के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट और ज्योग्राफी में आज हम देखेंगे बल। ठीक है, फोर्स। ये फोर्स होता क्या है? यह ज्योग्राफी से संबंधित हमारी पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के बाहर कुछ बल कार्य करते हैं, जिस वजह से हम अपनी पृथ्वी पर कुछ बल ऐसे होते हैं जिसको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, लेकिन कुछ बल ऐसे होते हैं जिसे हम नहीं देख सकते हैं। दोनों बल पृथ्वी पर जो उच्चावच हैं उनमें विसंगतियाँ लाते रहते हैं, लेकिन कुछ विसंगतियां हमारी आँखों से दिखती हैं, कुछ विसंगतियां हमारी आँखों से नहीं दिखती हैं, लेकिन वह परिवर्तन होता है। ठीक है, वह परिवर्तन अपने चरम सीमा तक जाता है और वह मिट भी जाता है। देखिए, परिवर्तन का मतलब है परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होगा ही। तो कहने का मतलब क्या है कि पृथ्वी के अंदर ऐसी सारी हलचलें होती रहती हैं कि हमारे पृथ्वी के ऊपर जो हमारी पृथ्वी की तली है उस पर कई सारे ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं जो उच्चावच हैं। वो कभी नीचे तो कभी ऊपर तो कभी दाएं तो कभी बाएं। कहने का मतलब पृथ्वी के हर एक स्थान पर बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। लेकिन कभी आपने ये चीज़ सोचा है कि यह जो उच्चावच होते हैं आखिरकार यह बनते क्यों हैं और बिगड़ते क्यों हैं? और ये जो बनते हैं और बिगड़ते हैं इनकी ताकत कहाँ से आती है? मतलब वह शक्ति कहाँ से आती है? मतलब वह बल कहाँ से आता है जिस वजह से यह बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं? चलिए इसी के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। यह परिवर्तन हमारी पृथ्वी के अंदर और बाहर दोनों होते रहते हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो दीर्घकालिक होते हैं, हमें देर में जाकर के उनका आभास होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कभी जो हमारा हिमालय पर्वत मतलब चट्टान, जो इतना बड़ा चट्टान है, कहने का मतलब पर्वत ही है लेकिन वह कभी था ही नहीं वहाँ पर, तो अब ये क्या हो गया? इतना बड़ा पर्वत हिमालय पर्वत बन गया। आखिरकार आपने कभी सोचा है कि यह पर्वत कहाँ से आया होगा? आखिरकार धीरे धीरे जमीन से उगा होगा और ऊंचाई पर चला गया होगा? तो जी नहीं, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, कुछ इसके तथ्य हैं जो हम आज जानेंगे। और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कि आकस्मिक होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जैसे आज हम यहाँ नहीं हैं अपने देश में, कहीं विदेश चले गए और कल हम आए तो यहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह प्रकृति है। प्रकृति को कोई समझ नहीं पाया है। जितना हम आज मनुष्य समझे हैं वह बहुत थोड़ा 2 या 3% है। उसमें भी शंकाएं हैं कि क्या हम 2 या 3% समझ सके हैं इस प्रकृति को। देखिए, पृथ्वी पर परिवर्तन लाने के 2 स्रोत हैं, एक है अंतर्जात बल और एक है बहिर्जात बल। ठीक है, अंतर्जात बल कहने का मतलब पृथ्वी के अंदर अपना कार्य करता है और बहिर्जात बल पृथ्वी के बाहर मतलब पृथ्वी की सतह पर जो अंतर्जात बल के कारण जो विसंगतियां पृथ्वी के ऊपर बनी हैं, बहिर्जात बल उन्हीं को सतत रूप से हटाने की कोशिश करता है। इसको हम बोर्ड पर समझेंगे कि किस तरीके से यह दोनों बल हमारी पृथ्वी पर जो उत्पन्न हुआ उसको खत्म कर रहे हैं, जो खत्म है वह कहीं ना कहीं फिर से उत्पन्न हो रहे हैं। अगर दोनों बल में एक बल ना रहे तो समझ लीजिए पृथ्वी पर बहुत ढेर सारी विसंगतियों का जन्म हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि बल मतलब फोर्स मतलब 2 प्रकार के बल होते हैं, एक अंतर्जात बल एंडोजेनिक फोर्स और दूसरा होता है एक्सोजेनिक फोर्स, कहने का मतलब बहिर्जात बल। अब देखिए, पहले हम अंतर्जात बल को जानेंगे कि यह अंतर्जात बल आखिरकार होता क्या है। पृथ्वी के अंदर जो भी हलचलें होती हैं वह हलचलें क्यों होती हैं, पहले इसको जान लेते हैं। देखिए, पृथ्वी हमारी गोल है और ऊपर से ठंडी है और आंतरिक रूप से गर्म है। जब आंतरिक रूप से गर्म है तो इसमें बहुत सारे रेडियो एक्टिव तरंगें या अंदर बहुत ढेर सारे पिघली चट्टानें या पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वह अपने आप में एक समान नहीं है। कोर से लेके मतलब पृथ्वी के आंतरिक कोर से लेकर के भूपर्पटी तक पृथ्वी के हर एक लेयर अपने आप में एक नया स्वरूप, नया टेम्परेचर लेकर के बैठी हुई है। कहने का मतलब विसंगतियां अंदर से तो व्याप्त ही हैं। जब विसंगतियां अंदर से व्याप्त हैं तो वह अपना कार्य या अपनी अवस्था में स्थिर तो रहेंगी नहीं। देखिए, आंतरिक भाग में क्या होता है, इतना टेम्परेचर है कि जो स्थल है, स्थल खंड है जो आंतरिक भाग में, वह पिघल चुके हैं। और पिघलने के कारण होता क्या है, कहीं पर संपीड़ित होते हैं तो कहीं पर
फैलते हैं। तो जब यह चट्टानें फैलती हैं और जो संपीड़ित होती हैं तो उसका असर कहाँ पर दिखाई देता है? हमारे भूपर्पटी पर, मतलब हमारी जमीनी भाग पर उसका असर दिखाई पड़ता है और कहीं कहीं नए नए स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। कहने का मतलब जो उच्चावच है उसमें परिवर्तन आता रहता है। इसी को कहते हैं अंतर्जात बल। अंतर्जात बल आप समझ गए होंगे कि आंतरिक भाग में जो भी शक्तियां हैं, जो भी हलचलें हैं, उन हलचलों के कारण हमारी पृथ्वी के उच्चावच में बहुत ढेर सारा परिवर्तन देखने को मिलता है। देखिए, अंतर्जात बल अगर हम दो भागों में विभाजित करके देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक पटल विरूपणी बल, दूसरा आकस्मिक बल। देखिए, पटल विरूपणी बल डिस्ट्रॉफिक फोर्स और आकस्मिक बल सडन फोर्स। यह पटल विरूपणी बल जो होता है यह धीरे 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 कार्य करता है, और यह जो आकस्मिक बल होता है वह एकदम सडन, मतलब तुरंत तरीके से काम कर देता है। क्योंकि आकस्मिक बल में जैसे क्या है, ज्वालामुखी तुरंत फूटा और उसमें लावा निकला और हमारी जमीन पर फैल गया। फैलने के बाद वह पठार का रूप धारण कर लेगा, या पर्वत का रूप धारण कर लेगा, या ऊंची भूमि का रूप धारण कर लेगा। तो कहने का मतलब वह सडन हुआ ना, मतलब तुरंत हुआ ना। और यह क्या है? यह धीरे धीरे उत्थान इसका होता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है पर्वत का निर्माण। ठीक है, पर्वत का निर्माण, हम पर्वत को उठते हुए नहीं देख सकते हैं, लेकिन पर्वत उठता है। कहने का मतलब कभी हिमालय एकदम नीचे था तो कभी आज बढ़ गया है और आगे भी बढ़ रहा है। ठीक है। पटल विरूपणी बल, पटल विरूपणी बल किसे कहते हैं? कि हमारे जो भूपटल पे है यह महाद्वीप के स्तर पर इसकी हलचलें होती हैं। कहने का मतलब इसमें शामिल उनको किया जाता है, कहीं पर महाद्वीपीय का उत्थान हो जाता है, कहीं महाद्वीपीय का धंसाव हो जाता है। कहने का मतलब पटल विरूपणी बल दोनों तरीके से काम करता है, लंबवत और क्षैतिज। इसके अंतर्गत बृहद आकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है। क्षेत्रीय विस्तार के रूप में अगर हम इनको देखते हैं तो यह भी दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिनमें पहला है महादेशजनक बल और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक है, अब देखते हैं महादेशजनक बल क्या है। इसका संबंध महादेशीय स्तर पर होता है। यह महाद्वीपों के अवतलन एवं उत्थान के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें निर्गमन और निमज्जन की क्रिया भी देखने को मिलती है। दक्कन का पठार, कोलोराडो का पठार और यहाँ तक कि अफ्रीकन शील्ड का निर्माण इसी बल के कारण हुआ माना जाता है। और दिशा के आधार पर इन्हें भी दो भागों में बांटकर हम देखते हैं। पहला है ऊपरमुखी बल और दूसरा है अधोमुखी बल। ऊपरमुखी बल मतलब अपवर्ड फोर्स, अधोमुखी बल मतलब डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, देखिए ऊपरमुखी बल होता क्या है? कभी भी जब भी स्थलीय भाग ऊपर उठता है तो उसे अपरमुखी बल कहते हैं। अधोमुखी बल उसे कहते हैं जहां कहीं भी भूमि नीचे धंसती है तो उसे अधोमुखी बल कहा जाता है। देखिए, ऊपरमुखी बल जो है यह मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित करके हम देखते हैं। पहला भाग क्या है? अगर कोई भी हिस्सा अपने आसपास की भूमि से जब ऊपर उठ जाता है तो होता क्या है? यहाँ पर इसको कहते हैं उत्थान। मतलब पहला भाग क्या है? उत्थान। ठीक है, और दूसरा भाग निर्गमन। ठीक है, अब निर्गमन होता क्या, इसको हम देखते हैं। इसमें यह होता है कि जब कोई भूमि अपने सागर तल से ऊपर उठ जाती है तो यहाँ पर क्या होता है? निर्गमन। इसकी कंडीशन क्या है? यह कभी भी कहीं भी उत्पन्न हो सकता है उत्थान, लेकिन यह निर्गमन क्या है? यह तटीय इलाकों में ही, जहाँ पर पहले से पानी था, ठीक है, पहले यह हिस्सा जलमग्न था, लेकिन बाद में यह इतना ऊपर उठ गया कि इस तली से, समुद्र की तली से अब ऊपर उठ गया, तो इसी को क्या कहते हैं? निर्गमन। यह कंडीशन है कि यह समुद्र तटीय इलाके में ही यह प्रक्रिया घटित हो, तो इसको कहते हैं निर्गमन। ठीक है, आप भूलेंगे तो नहीं, क्योंकि यह निर्गमन से भी प्रश्न नेट में उठाता है। ठीक है, तो निर्गमन आप समझ लीजिए। यह उत्थान तो कहीं भी महाद्वीपों के बीचों बीच भाग में भी
हो सकता है, लेकिन निर्गमन क्या होता है, यह समुद्र तटीय इलाके में ही घटित होता है। यह वहाँ वह जमीन ऊपर उठती है जो पहले से कभी जलमग्न थी लेकिन अब समुद्र तली से ऊपर हो गई है, जिस वजह से इसे निर्गमन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अधोमुखी बल। अधोमुखी बल मुख्य रूप से क्या होता है, देखिए ऊपरमुखी बल ऊपर की तरफ उत्थान से प्रेरित होता है, लेकिन अधोमुखी बल धंसाव से प्रेरित होता है। इसमें दो भाग थे, कौन कौन से, उत्थान और निर्गमन। इसको डायग्राम बना लीजिएगा इन दोनों का। इसको भी दो भागों में विभाजित करके हम देखते हैं। पहला भाग क्या है, इसके अंतर्गत देखते हैं। तो पहला क्या होता है, पहले का नाम क्या है, पहला है अवतलन। अवतलन में क्या हम देखते हैं, एक भूमि, ये पूरी भूमि थी, ठीक है, यह कहीं भी घटित हो सकता है। जैसे इस तरह के उत्थान कहीं भी घटित हो सकता था, वैसे ही जिस तरीके से ऊपरमुखी बल में उत्थान कहीं भी घटित हो सकता था, उसी तरीके से अवतलन भी कहीं भी घटित हो सकता है। लेकिन कंडीशन तो है किसके लिए, इसके अंतर्गत कोई सपाट भूमि थी, अपने आसपास भूमि के प्रपेक्ष में जब उसका कोई भूखंड नीचे धंस जाता है तो क्या होता है, वहाँ पर अवतलन, उसे कहते हैं अवतलन। यह कहीं भी घटित हो सकता है। अब दूसरा क्या है, निमंजन। निमंजन में क्या होता है कि जैसे इसमें क्या था ऊपरमुखी बल में, कि तटीय इलाके में जब कोई भूमि जो पहले से जलमग्न थी ऊपर उठ गई थी, तो इसमें क्या है, जब कोई तटीय इलाके में कोई भूमि समुद्र तल से जब नीचे धंस जाती है तो इसे कहते हैं निमंजन। यह भी कंडीशनल है। यहाँ पर भी जो भी यह प्रक्रिया, जो भी यह बल कार्य कर रहा है, वह समुद्र तल के किनारे ही घटित होना अनिवार्य है, ठीक है, नहीं तो वह अवतलन की श्रेणी में आ जाएगा। निमंजन वहीं होगा जहाँ समुद्र था, समुद्र का जल था, वहाँ पर धंसाव निमंजन कहलाएगा। और वही धंसाव अगर ऊपर उठा है तो उसे निर्गमन के नाम से जाना जाएगा। आगे दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, महादेश जनक तो हो गया। महादेश जनक में क्या था कि दोनों फोर्स कार्य करते थे, एक ऊपरमुखी एक अधोमुखी। कहने का मतलब इसमें क्षैतिज और लंबवत दोनों बल कार्य करते थे। देखिए एक बार जरा सा फिर हम रिवीजन करते हैं। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल के अंतर्गत पटल विरूपणी बल होता है, आकस्मिक बल, ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम पटल विरूपणी बल को देखते हैं तो इसमें क्षैतिज बल कार्य करता है और लंबवत बल भी कार्य करता है। लेकिन इसमें क्या है, दो भाग में विभाजित कर दिया गया है, महादेश जनक और पर्वत निर्माणकारी। महादेश जनक में क्या होता है, इसके अंतर्गत धंसाव भी होता है, उत्थान भी होता है। तो कहने का मतलब क्या है, इसको दो भागों में बांट देते हैं। यह हमें बहुत ही क्या होता है, धीरे धीरे देखने को मिलता है महादेश जनक। और ये इसमें क्या है, ऊपरमुखी बल, मतलब जहाँ पर हम ऊपर की तरफ उत्थान को देखते हैं तो उसे कहते हैं ऊपरमुखी बल। अधोमुखी बल जहाँ पर हम डाउनवर्ड, मतलब डाउनवर्ड फोर्स जब नीचे की तरफ धंसता है जमीन तो उसे क्या कहते हैं, अधोमुखी बल। अब देखिए ऊपरमुखी बल के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, उत्थान और निर्गमन। उत्थान उसे कहते हैं कहीं भी घटित हो जाने क्रिया को, आसपास के भूमि के परिप्रेक्ष्य में जब कोई क्या होता है, भूमि ऊपर उठ जाती है तो उसे कहते हैं उत्थान। और निर्गमन उसे कहते हैं जब यह कंडीशनल है, कहने का मतलब समुद्र के किनारे पर जब कोई भूमि जो पहले से ही समुद्र जल से डूबी हुई थी वह आज ऊपर उठ गई है तो उसे कहते हैं निर्गमन। और अधोमुखी बल में क्या होता है, जब भूमि नीचे धंसती है। आखिरकार पहला इसका है अवतलन, मतलब कहीं भी घटित हो जाने वाली क्रिया। कहने का मतलब अपने आसपास भूमि के परिप्रेक्ष्य में जब कोई एक पार्टिकुलर भूमि नीचे धंस जाती है तो उसको क्या कहते हैं, अवतलन।
ठीक है। लेकिन निमज्जन क्या है, यह समुद्र के किनारे, यह भी कंडीशनल है कि समुद्र के किनारे भी यह प्रक्रिया होनी आवश्यक है, वरना यह अवतरण की श्रेणी में आ जाएगी। तो इसमें क्या है, जब समुद्र के किनारे वाली भूमि जब समुद्र तल से नीचे धंस जाती है तो होता क्या है यहाँ पर, निमज्जन, इसी को कहते हैं निमज्जन। आगे हम देखते हैं पर्वत निर्माणकारी बल, मतलब ओरोजेनेटिक फोर्स। मतलब अब हम इसमें देखेंगे कि इस बल, पर्वत निर्माणकारी बल आखिरकार होता क्या है, यह हम देख लेते हैं। यह बल क्षैतिज रूप में कार्य करता है, इसलिए इसे स्पर्श रेखीय बल के भी नाम से जाना जाता है। यह भी दो तरीके से कार्य करता है, अर्थात इसके भी दो बल हैं जो कि दो तरीके से अलग अलग उच्चावचों का निर्माण करते हैं। पहला क्या है, वलन, दूसरा क्या है, भ्रंशन। देखिए इसमें दो फोर्स कैसे कार्य किए। पहला क्या है, वलन में क्या होता है कि जब दो भूमि एक दूसरे के पास आती हैं तो वहाँ पर वलन की क्रिया हमें देखने को मिलती है। कहने का मतलब दो भूमि जब पास आई, लड़ी भिड़ी, तो वह उसमें क्या हुआ, फोल्ड बनता चला गया। ठीक है, फोल्डिंग, इसमें फोल्ड बनता चला गया, मुड़ता चला गया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फोल्ड बन जाएगा। और दूसरा क्या है, भ्रंशन, जब दो भूमि एक दूसरे से दूर हटी तो वहाँ पर क्या है, भ्रंशन का निर्माण होता है। कहने का मतलब क्या है, वहाँ पर, यहाँ पर तो पास आती हुई दो भूमि टकराई, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो भूमि एक दूसरे के दूर जाती हुई महसूस होती हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर भ्रंश की क्रिया देखने को मिलती है। अब भ्रंश क्या होता है, वलन क्या होता है, वलन के कितने प्रकार होते हैं, भ्रंश के कितने प्रकार होते हैं, वलन के एक एक मोड़ का जो एक एक नाम है वह क्या होता है, और भ्रंशन में जो भी भ्रंश होता है वह कितने प्रकार के भ्रंश होते हैं और कितने प्रकार के उसके अलग अलग पार्ट होते हैं। उसकी एक एक चीज़ें जो एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं, नेट एग्जाम में तो वलन और भ्रंशन की क्रियाएं तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। लेकिन इसमें अगर आप देखते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा हम देखते हैं तो प्रश्न यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। अगर यहाँ प्रश्न पूछे भी जाते हैं तो बहुत मामूली से, लेकिन सारे प्रश्न पूछे जाते हैं वलन और भ्रंशन से। जब कोई प्रक्रिया होती है उसका अंत जो उसका परिणाम होता है वह वलन और भ्रंशन में आकर के खत्म होता है, और वलन और भ्रंशन में ही जब आकर खत्म होगा तो श्योर है यहीं से प्रश्न उठाएगा, क्योंकि यहीं पर इसका अंत है, यही इसकी चरम सीमा है। वलन और भ्रंशन इसी के ढेर सारे प्रकार हैं जिसको हमें पढ़ने हैं। अगर हम आकस्मिक बल को भी देख लेते हैं जरा सा, तो हमें यह क्या मिलता है, देखिए अंतर्जात बल के कारण पहला पार्ट बना पटल विरूपणी बल, दूसरा आकस्मिक बल। पटल विरूपणी बल बहुत धीरे धीरे काम करता है। कहने का मतलब ये जितना भी हम जाने समझे यह आकस्मिक रूप से कार्य नहीं करता है, क्योंकि आकस्मिक रूप से यह बल कार्य करता है। यह बल के अंतर्गत क्या आ जाता है, ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं, ठीक है, इसको हम जानेंगे। भूकंप की कितनी तरंगे हैं इसको हम जानेंगे। उन तरंगों से क्या क्या प्रभाव पड़ता है इनको हम जानेंगे। भूस्खलन होता क्या है, इससे क्या होता है, क्या क्या स्थलाकृति है या हमारे उच्चावच पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको हम जानेंगे। हिमस्खलन होता क्या है और इसके द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है इसको हम जानेंगे। ठीक है, कहने का मतलब आज हम इतना तो जान लिए, लेकिन अब समझ लीजिए आगे हम जो पढ़ेंगे वह एग्जाम बेस पर रहेगा। कहने का मतलब जितनी भी भूस्थलाकृतियाँ हैं उनके बारे में हम जानेंगे, उनको हम समझेंगे। देखिए अंतर्जात बल के अंडर में इतनी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। आकस्मिक बल के अंतर्गत ये, और पटल विरूपणी बल के अंतर्गत ये, महादेशजनक पर्वत निर्माणकारी महादेशजनक के अंतर्गत ये, और पर्वत निर्माणकारी के अंतर्गत वलन और भ्रंशन। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर जानेंगे अंतर्जात बल के अंडर में। और उसके बाद बहिर्जात बल होता क्या है कि अंतर्जात बल के द्वारा पृथ्वी के अंदर जो हलचलें होती हैं वह अपने अंदर या पृथ्वी के बाहर
एक नए नए उच्चावचों का निर्माण करता है, जो कभी विनाशकारी भी होता है, जो कभी फायदेमंद भी होता है। लेकिन इन्हीं उच्चावच के विषमताओं को खत्म करने के लिए बहिर्जात बल का निर्माण होता है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं अपर्दन और अपक्षय और अपर्दन। कहने का मतलब उन दोनों को कंबाइंड रूप से अनच्छादन कहा जाता है, ड्यूनिडेशन। ठीक है। अब अपक्षय मतलब विदरिंग, अपर्दन मतलब इरोजन। अब अपर्दन के भी कितने भाग हैं? बहते हुए जल के कारण जो अपर्दन होता है, पवन के द्वारा जो अपर्दन होता है, हिमनद के द्वारा जो अपर्दन होता है, और सागरीय तरंगों के द्वारा जो अपर्दन होता है। आखिरकार बहती हुई जल के साथ जो हम घर में लगाने के लिए बालू यूज करते हैं, वह बहती हुई जल के ही कारण आता है और उसको हम घरों में यूज करते हैं। वह पत्थर होते हैं, पत्थर के छोटे छोटे कण होते हैं। कहने का मतलब अगर कहीं पर नदी निकलती है पर्वतों पर, अगर पर्वतों पर नदी निकली तो होता क्या है, वह पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े काट करके अपने साथ बहाते रहते हैं और वही टुकड़े नदी को अपर्दित करने का कार्य करते हैं। ठीक है। इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, ऐसे बहुत रोचक तथ्य हैं इसके, जो हम बाद में देखेंगे। अभी तो हम एक मोटा मोटा ये समझ लीजिए फोर्स बल होता क्या है। ठीक है। अब हाँ, इसकी बारी है कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी स्थलाकृतियाँ हैं, उनके बारे में स्पेशली एक एक चीज़ के बारे में हम समझेंगे और जानेंगे। हो सकता है जितने भी पेड स्टूडेंट हों उनको हम जितनी भी चीज़ें हैं पहले एक नोट्स भेजेंगे आज ही, और नोट्स भेजने के बाद उसको पढ़ने के लिए बोलेंगे, और एक एक चीज़ें जो क्रम वाइज हैं कि अब बलन के कितने प्रकार होते हैं, भ्रंश के कितने प्रकार होते हैं, उस स्थलाकृति के जो एक एक पार्ट होते हैं, जैसे नति हुआ, हार्न हुआ, ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से डायग्राम बना बना करके एक्सप्लेन किए हुए हैं। वह नोट्स आपको भेज देंगे और उसको हम बाकायदा इस बोर्ड पर समझा देंगे। और जहाँ तक ये अब यह नेट की क्लासें आपको नहीं मिलेंगी, अब उन्हीं स्टूडेंट को मिलेंगी जो पेड पर पढ़ रहे हैं। ठीक है। हो सकता है एक दो क्लासें अभी आपको और मिल जाएं, लेकिन अब उन्हीं की क्लास होगी जो पेड स्टूडेंट हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है यह क्लास तो आप देखिए व्हाट्सएप पर आप ज्वाइन लिखिए और इस नंबर पर भेज दीजिए। हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और आपको एडमिशन की सारी प्रक्रियाएं समझा देगी। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में इन सारे तथ्यों के साथ, और जहाँ तक है 1 या 2 क्लास में यह पूरा आपका खत्म हो जाएगा। आगे फिर अगले चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।